हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसमें मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, आपका मिड टर्म एग्जाम है और अब हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो इस वीडियो में हम जल्दी जल्दी अपने जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं उन सब क्वेश्चन को देख लेंगे। इसमें बुक 1 और बुक 2, ठीक है, बुक 1 के एमसीक्यू भी मिलेंगे और बुक 2 के एमसीक्यू भी आपको मिलेंगे, तो आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच में, ठीक है, मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ये जो परिभाषा है ये किसने दी है? ऑप्शन में है रेट जेल ने दी है, हंटिंगटन ने दी है, या विडाल ने दी है, या एलन सी सैंपल ने दी है। तो ये चार ऑप्शन है, ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा एलन सी सैंपल। अब मैं यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि हमें जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन करना है। मैं आपको सीधा क्वेश्चन और उसका सही आंसर बताते हुए चलूंगा ताकि आपको जल्दी सारे आंसर मिल जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद जो प्रौद्योगिकी है इसका विकास कर पाया। बिल्कुल सही बात है। तो इसका एक उदाहरण है आपके सामने। ठीक है, इसका उदाहरण है, ऑप्शन में है वायु गति के नियम, डीएनए तथा आनुवंशिक के रहस्यों का की समझ, घर्षण या ऊष्मा की जो संकल्पना होती है, और ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए, जब तक मानव वायु के नियम को नहीं समझ पाता, वायु के गति के नियम को नहीं समझ पाता, तब तक वो एरोप्लेन नहीं बना पाता। अगर वो डीएनए और आनुवंशिकी के रहस्य को नहीं समझ पाता तो कई सारी बीमारियों की दवाई वगैरह नहीं बना सकते थे। ठीक है, ऐसे ही अगर वो आग की संकल्पना को नहीं समझता तो आग से रिलेटेड जो चीजें चलती है उसको कैसे वो कर पाता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों की जरूरत बिल्कुल होती है, तो उपरोक्त सभी अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच में संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा है? ऑप्शन देखिए, इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा रेड जेल ने, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, रेड जेल की परिभाषा सबसे ज्यादा पूछी जाती है, तो आपको ये याद रखनी है। नेक्स्ट है कि आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच में अन्योन क्रिया को क्या कहा गया है? तो तीन तरह की जो विचारधारा थी आपने पढ़ी है, संभववाद हो गया, नव निश्चयवाद हो गया, पर्यावरणीय निश्चयवाद हो गया। ठीक है, इन तीन में से कोई एक है, तो कौन सा होएगा? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय निश्चयवाद। इसमें क्या होता था, मनुष्य जो था बिल्कुल आदिम अवस्था में था, वो प्रकृति की बातों को मानता था, प्रकृति से डरता था। ठीक है, अपने चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि यदि मान लीजिए कहीं बिजलियां कड़क जाए तो वो प्रकृति से डर जाता था। तो ये था, तो ये सब पर्यावरणीय निश्चयवाद में है, तो आपको इसे पढ़ लेना है। चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी बनाई है तो डिटेल में वहां देख सकते हो। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेता का संबंध जो है वो संभववाद से है? ऑप्शन देखिए, एक बार ऑप्शन को ध्यान से देखें। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विडाल। ठीक है, विडाल जो है ये किससे रिलेटेड है? ये संभववाद से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरंभिक उपनिवेशिक युग जो था इसमें भूगोल का कौन सा उपागम जो था वो प्रचलन में था? ठीक है, तो ये अन्वेषण और विवरण वाला उपागम जो था ये प्रचलन में था। ठीक है, आरंभिक उपनिवेश में, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस उपागम में कंप्यूटर और सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ध्यान से देखिए, प्रादेशिक विश्लेषण, क्षेत्रीय विभाजन, या स्थानिक संगठन। तो स्थानिक जो संगठन होता है इसमें कहीं ना कहीं कंप्यूटर और जो सांख्यिकीय विधि होती है इसका प्रयोग करना पड़ता है। जो ग्रिफिथ टेलर है इनका संबंध जो है वो किस विचारधारा से है? तो टेलर जो है ये आपके नवनिश्चयवाद से रिलेटेड है, और ये पेपर में आपके पूछा भी हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वहां से मैंने उठाया है, तो आप इसको याद रखें, ये पूछा हुआ है तो हो सकता है रिपीट हो जाए आपके पेपर में। अगला क्वेश्चन है भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद जो है इसकी जो समय अवधि है वो कौन सी है? तो इसे 1990 का दशक में है। ठीक है, 1990 का दशक, इसमें 1990 से लेकर 2000 तक की चीजें आ जाती हैं। अगला है कि एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार भिन्न है और क्यों? क्यों भिन्न है? ठीक है, ये समझने के लिए कौन सा उपागम यूज में आता है? तो इसमें जो क्षेत्रीय विभेदन होता है ये यूज में आता है। इसमें क्या होता है, दो क्षेत्रों का को विश्लेषण किया जाता है और उसके बीच में जो विभेद होता है उसको पहचाना जाता है, तो क्षेत्रीय विभेदन जो है ये यूज में आएगा। रुको और जाओ निश्चयवाद की के नाम से किस विचारधारा को जाना जाता है? तो ये नव निश्चयवाद वाली विचारधारा जो है ये हो जाएगा। मानव भूगोल की अमूलवादी जो रेडिकल विचारधारा है, ठीक है, ये डैश के सिद्धांत का उपयोग करती है। इसमें किस सिद्धांत का उपयोग किया गया है? तो इसमें मार्क्स जो थे इनके सिद्धांत का उपयोग किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक भूगोल का एक उपक्षेत्र है? देखिए, भूगोल का क्षेत्र और भूगोल के उपक्षेत्र ये मैंने आपको चैप्टर में कराया हुआ है, वहां से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। ये तो यहाँ पे एमसीक्यू में है, लेकिन ये आपके वैसे भी आ जाएगा पेपर में, लिखित वाले भी पूछ सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो कौन सा राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र हो जाएगा?
तो इसमें निर्वाचन भूगोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ डैश इस बात से लगाया जाता है। ऑप्शन में है लोगों का कार्य क्या है, भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार से वितरित है, लोगों का अनुपात क्या है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सिंपल आंसर है जमीन पर, यानी जो भूपृष्ठ है इस पे लोग कहाँ पे कैसे वितरित है, कहाँ पे लोग ज्यादा है कहाँ पे लोग कम है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। इसी का मतलब होता है जनसंख्या वितरण। एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग रहते हैं और कम स्थान पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। ये कौन से विद्वान ने ये कथन दिया था, ये पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका जो जॉर्ज बी क्रेसी हैं, इनके द्वारा ये कथन कहा गया है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां से लोग जाते हैं, ठीक है, जहां से लोग जाते हैं वो क्या कहलाता है, तो उद्गम स्थान कहलाता है। ठीक है, यानी कि जैसे मान लो कोई दिल्ली से चला है और उसको जाना है पंजाब, तो वो कहाँ से चला है, वो दिल्ली से चला है, तो दिल्ली क्या हो जाएगा, उसका उद्गम स्थान हो जाएगा। और जहां पे वो पहुंच गया वो क्या हो जाएगा, उसका गंतव्य स्थान हो जाएगा। ठीक है, वो डेस्टिनेशन हो जाएगी। तो ये याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। देखिए, जन्म है, मृत्यु है, प्रवास है, लेकिन नगरीकरण नहीं है, तो नगरीकरण हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अंतिम अवस्था को दिखाती है, क्योंकि आपको पता ना इसके 3 चरण थे। तो जो अंतिम अवस्था है उसमें क्या था, हमने क्या पढ़ा था कि जो उस समय में नगरीय जनसंख्या हो जाती है और इनको तकनीकी ज्ञान हो जाता है, लोग शिक्षित हो जाते हैं, जन्म दर और मृत्यु दर कहीं ना कहीं कंट्रोल में आने लग जाती है। ये सब पढ़ा था ना हमने, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। चैप्टर को जरूर देख के जाना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विश्व में सघन आबाद क्षेत्रों का एक एग्जाम्पल है, यानी कि इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा सघन आबादी है जहाँ पे, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का जो उत्तर पूर्वी यानी जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है यहाँ पे। निम्नलिखित में से क्या जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि को दर्शाता है, जन्म माइनस मृत्यु, या जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास, या जन्म प्लस मृत्यु। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये हो जाता है, कितने जन्म हुए हैं उसमें से मृत्यु को घटा दिया जाए और फिर प्लस कर देते हैं कितने आप्रवास है उसमें से उत्प्रवास को घटा दिया जाए। ठीक है, तब जो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि है वो आती है। तो ये इसका फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। अशोधित जन्म दर को डैश के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अशोधित जन्म दर, तो देखिए प्रति 1000 स्त्रियों ने जो बच्चों को जन्म दिया है उसमें से जीवित कितने बच्चे बचे हैं। मान लो 1000 महिला थी, उन्होंने बच्चों को जन्म दिया, ठीक है, सबने एक बच्चे को जन्म दिया तो 1000 बच्चे पैदा हो गए। लेकिन अब उन 1000 में से मान लो कि 10 बच्चे मर गए, तो कितने बचे, 990 बचे। तो ये जो होगा ये क्या माना जाएगा, ये अशोधित जन्म दर कहा जाएगा। ठीक है, इसको अशोधित जन्म दर की तरह देखा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को द्वितीय अवस्था से रिलेटेड है, तो जो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आता है ये आपका सेकंड स्टेज में होता है। मॉल्थस जो थे इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। ठीक है, उस सिद्धांत में क्या कहा था इन्होंने, तो इन्होंने ये कहा था कि जो लोगों की जो संख्या है ना वो खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा में बढ़ेगी, यानी कि मतलब कहने का मतलब है कि जनसंख्या ज्यादा तेज बढ़ेगी, खाद्य आपूर्ति उतना नहीं बढ़ेगी। कहने का मतलब अगर खाद्य आपूर्ति 2 है तो जनसंख्या 4 बढ़ेगी। ठीक है, अगर ये खाद्य आपूर्ति 4 है तो जनसंख्या 8 बढ़ेगी, यानी उसका दुगना भी हो सकती है। इस तरीके से इन्होंने कहा था, हमेशा मतलब खाद्यान्न संकट रहेगा, इनका ये कहने का मतलब था। अगले चैप्टर के क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास का अर्थ जो है वो बताना है। तो मानव विकास का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है गुणवत्ता में सुधार। ठीक है, उनकी जो लाइफ है उसकी जो क्वालिटी है उसमें सुधार आए, तो हम कह सकते हैं कि मानव का विकास हुआ है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ नहीं है, तो व्यापारीकरण नहीं है। आपने पढ़ा होगा इसका समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, ये सब इसके स्तंभ है, लेकिन व्यापारीकरण नहीं है। अपने विकल्पों को चुनने की शक्ति का विचार करना डैश कहलाता है। ठीक है, जो विकल्प को चुनने की शक्ति है वो क्या कहलाता है, तो वो इसे हम क्या बोल सकते हैं, तो इसे हम बोल सकते हैं सशक्तिकरण। निम्नलिखित में से किस विद्वान का संबंध मानव विकास सूचकांक से है, तो जो डॉक्टर महबूब उल हक है इनका संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देशों में नहीं होती है। ठीक है, जो निम्न स्तर वाले जो मानव विकास के देश हैं उसमें क्या देखने को आपको मिलता है या क्या देखने को नहीं मिलता है, ये पूछा हुआ है। तो यहाँ पे सामाजिक खंडों में अधिक निवेश नहीं होता है। ठीक है, ये सही है, यानी बी ऑप्शन आपको पहचानना था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि के संदर्भ में सत्य है, इसका चिन्ह धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है,
इसका चिन्ह केवल धनात्मक होता है, इसका चित्र केवल ऋणात्मक होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, वृद्धि का मतलब क्या था, मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था, परिवर्तन। यानी जनसंख्या वृद्धि का मतलब था जनसंख्या में परिवर्तन। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लो कहीं पे पहले 100 लोग हैं, बाद में 10 साल के बाद 100 लोग और आ जाते हैं तो 200 लोग हो जाते हैं, यानी जनसंख्या क्या है, बढ़ गई है, जनसंख्या में परिवर्तन हो गया है। मान लो 100 लोग थे लेकिन 50 लोग चले जाते हैं, 50 ही बचते हैं, तो वो भी क्या है, जनसंख्या में परिवर्तन है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि जो वृद्धि होती है वो धनात्मक भी हो सकती है और वो ऋणात्मक भी हो सकती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में माना जाता है? तो इसमें आपका जो आय उपागम है ये पुराने उपागमों में आता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है ILO, इसके द्वारा कौन सा उपागम प्रस्तावित किया गया है? तो इसने आधारभूत जो आवश्यकता है ये वाला उपागम प्रस्तुत किया था। इसमें बेसिक जो नीड होती है जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। मानव विकास के एक उपागम क्षमता उपागम का संबंध किस विद्वान से है? तो ये अमर्त्य सेन से है। ये पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हो सकता है आपके पेपर में रिपीट हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर आता है, ठीक है, सर्वोच्च में? तो नॉर्वे आता है। यूरोप का देश है, छोटा देश है, लेकिन मानव विकास सूचकांक में काफी आगे है। क्षमता उपागम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपके जो संसाधनों तक पहुंच, इससे संबंधित है कि आपकी पहुंच संसाधनों तक कैसी है और कितनी है, ठीक है। अगले चैप्टर में चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित है? तो प्राथमिक क्रिया में आपका आखेट आ जाता है, ठीक है, पशुचारण आ जाता है, यानी कि ए और बी दोनों सही है। आपका आखेट भी आ जाएगा, पशुचारण भी आ जाएगा। विनिर्माण जो है ये द्वितीय क्रिया में आता है, ठीक है। विनिर्माण में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। नेक्स्ट है प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित में से किस पर निर्भर होती है? तो ये पर्यावरण पर निर्भर होती है। जैसे कि खेती करना, खेती किस पे निर्भर है, पर्यावरण पे निर्भर है। पशुपालन करना, ये किस पे निर्भर है, पर्यावरण पे निर्भर है। तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्न में से जेपेटा जो वृक्ष है इसके दूध से क्या बनाया जाता है? इसके दूध से चिकल बनाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है? ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीदरलैंड। निम्न में से किस देश में वाणिज्य पशुधन पालन नहीं किया जाता? ठीक है, कनाडा में नहीं किया जाता। आदिकालीन निर्वाह कृषि निम्न में से किन क्षेत्रों में की जाती है? तो ये उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पे की जाती थी, ठीक है, आदिकालीन निर्वाह कृषि। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में क्षेत्रों की वनस्पति को जला दिया जाता है? तो आपने पढ़ा होगा जो स्थानांतरणशील कृषि होती है इसमें जलाया जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? इसको हम झूम खेती भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको कर्तन और दहन खेती भी कह सकते हैं, तो याद रखना है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पूर्वी या जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं यहाँ पे स्थानांतरण कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो देखिए इसको झूमिंग के नाम से जाना जाता है, इसको झूम खेती भी कहा जाता है, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। मध्य अमेरिका और मेक्सिको में स्थानांतरणशील जो कृषि है उसको निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ये पेपर में आया हुआ है, मिल्पा के नाम से जाना जाता है। जैसे भारत के नॉर्थ ईस्ट में इसको झूमिंग कहते हैं, ऐसे ही अगर अमेरिका और मेक्सिको की बात करें तो वहां पे इसको मिल्पा कहते हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया में जो ये स्थानांतरण कृषि है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो वहां पे इसको लादांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। निम्न में से किसने विश्व के अनेक भागों में रोपण कृषि की शुरुआत करी थी? तो ये जो यूरोपियन थे, ये जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने क्या करा था, दुनिया भर के देशों को अपना गुलाम बनाया था और वहां पे इन्होंने रोपण कृषि की शुरुआत करी थी, ठीक है। और इन्होंने, तो ये आ जाता है पेपर में आपके। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार जो फल होते हैं उसकी खेती की जाती है? तो ये आपकी जो भूमध्य सागरीय कृषि है इसमें की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि को सबसे अधिक सफलता मिली है? तो ये आपका डेनमार्क है। डेनमार्क आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में से किस प्रकार की विधि को कूपकी खनन कहा जाता है? ठीक है, जिसमें भूमिगत यानी कूपकी खनन क्या होता है, जमीन के बहुत गहराई तक खनन किया जाता है, इसको कूपकी खनन कहा जाता है। अगले चैप्टर में देखते हैं विनिर्माण निम्न में से किससे संबंधित है? तो सभी जानते हैं द्वितीय क्रियाकलाप से रिलेटेड है। और जंग का कटोरा जो है वो इसके नाम से पिट्सबर्ग जो है ये फेमस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वे उद्योग जो व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं, प्रदूषण नहीं फैलाते, इनको स्वच्छंद उद्योग कहा जाता है। इसमें नॉर्मली क्या होता है, इसमें आपके जो बने हुए छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होते हैं उनको आपस में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है? कुटीर उद्योग सबसे छोटी इकाई होती है, क्योंकि ये जो उद्योग होते हैं ना ये घर से शुरू हो जाते हैं। आप अपने घर पे लिफाफे बनाना शुरू कर दो, ठीक है, तो ये लिफाफे बनाने मान लिया आपने शुरू कर दिया तो ये कुटीर उद्योग में आएगा। कोई अपने घर में मोमबत्ती बना रहा है, कुटीर उद्योग में आएगा। कोई अपने घर में अचार बना रहा है, कुटीर उद्योग में आएगा। यानी ऐसा उद्योग जो घर से शुरू किया जा सकता है।
निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? व्यक्तिगत यानी निजी, तो ये पूंजीवाद में होता है, ठीक है। भारत और चीन जैसे देशों ने अपनी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए किस प्रकार के उद्योगों का विकास किया था? तो यहाँ पे छोटे पैमाने के उद्योग का विकास किया गया था, जिससे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। किस प्रकार के उद्योगों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिज का उपयोग होता है? तो ये रसायन आधारित उद्योग जो होता है। रूहर कोयला क्षेत्र निम्न में से किससे रिलेटेड है? तो ये जर्मनी से रिलेटेड है, आ सकता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है। हाथी दांत जो उद्योग है वो किस प्रकार के उद्योग का एक उदाहरण है? तो ये पशु आधारित उद्योग है, ठीक है। निम्न में से कौन से श्रमिकों का प्रकार अधिक दक्ष होता है? तो ये सफेद कॉलर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपनी जो बुक वन थी वो खत्म हो जाती है, ठीक है। अब हम देखेंगे बुक टू के एमसीक्यू। अगला क्वेश्चन है कि बुक टू से है कि राष्ट्रीय युवा नीति कब आरंभ की गई थी? तो देखिए ये वैसे 3 बार लाई गई है, 1988 में भी लाई गई थी, 2003 में भी आपको दिखेगी, और 2000 फरवरी 2014 में भी दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर फरवरी 2014 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपसे बोलूँ, मान लो अगर आपको ऑप्शन में फरवरी 2014 नहीं दिखता है, तब आपको फिर दूसरा ऑप्शन भी लगा मिलेगा, तो वो लगा सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी, लेकिन पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो 1881 से संपूर्ण जनगणना शुरू हुई थी, जो कि हर 10 साल के बाद होती है, ठीक है। भारत का जनसंख्या घनत्व डैश व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो ये 300 एवरेज पूरे भारत का निकाला गया, तो ये 382 व्यक्ति है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अगर 2011 की जनगणना देखें तो 121 करोड़ के आसपास है। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व आपको ज्यादा देखने को मिलता है? तो जो पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं, सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे ज्यादा है? तो जो गोवा है, ये छोटा सा राज्य है, यहाँ पे नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा देखेगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? तो आप सभी जानते हैं इंडो आर्यन, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है वो यही है, पूरे जो नॉर्थ में आप देखते हो वो यही मिल जाते हैं, ठीक है। साउथ में जाओगे तो आपको द्रविड़ मिलेंगे। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक और निम्नतर है? यानी इसमें पूछा गया है कौन से राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है और कौन से राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बिहार और अरुणाचल प्रदेश। बिहार में आपको जनसंख्या घनत्व ज्यादा देखने को मिलता है, तो अरुणाचल प्रदेश में आपको जनसंख्या घनत्व कम देखने को मिलता है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो, आपके सामने एनसीईआरटी की कटिंग है। अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 व्यक्ति रहते हैं, बिहार में देखें तो 1102 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। अगला है कि विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो 135 करोड़ किस वर्ष तक हो जाएगी? तो ये 2025 तक का अनुमान था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कई बार बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से अलग हो जाती है, लेकिन उनका नाम तो एक ही रहता है, ऐसी बस्ती क्या कहलाती है? तो इसको पल्ली बस्ती कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। नेक्स्ट है कि भारत के उपजाऊ जलोढ़ मैदान में निम्न में से किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादातर आपको गुच्छित बस्तियां देखने को मिलेंगी। निम्न में से कौन सा एक खनन नगर नहीं है, खनन का काम जहाँ पे ना होता हो? बनारस। बनारस क्या है? एक सांस्कृतिक नगर है, ठीक है। वे स्थान जहाँ नगर पालिका और कैंटोनमेंट बोर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो ये आपके प्रशासनिक नगर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ नगर पालिका वगैरह होती है, प्रशासन यहीं से होता है। निम्न में से कौन सा एक प्राचीन नगर का उदाहरण है? तो देखिए पाटलिपुत्र जो हो जाएगा आपका प्राचीन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक आधुनिक नगर है? तो आपका गोवा जो है ये आधुनिक नगर है। निम्न में से कौन सा गैरिसन नगर है, यानी कि जो छावनी नगर होता है, का उदाहरण है, ठीक है। तो आपका जो देखो सारे ही है, अंबाला भी आपका गैरिसन नगर में आता है, जालंधर भी आ जाता है, बबीना भी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नगर नदी तट पर स्थित नहीं है? तो भोपाल जो है ये नदी तट पर आपको नहीं दिखेगा। अगला है कि वे भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती, ठीक है, यानी टेक्नोलॉजी से भी उसको कृषि के योग्य नहीं बनाया जा सकता, तो वो क्या कहलाएगी? तो ऐसी भूमि को हम बोलेंगे बंजर, ठीक है, बंजर भूमि। और वह भूमि जिस पर ग्राम पंचायत या सरकार का स्वामित्व होता है, इसका छोटा सा भाग निजी स्वामित्व में होता है, वो क्या कहलाती है? तो इसको स्थायी चरागाह क्षेत्र कहते हैं। निम्न में से क्या एक रबी की फसल का उदाहरण है? तो देखिए आपका जो चना है और आपका जो सरसों है ये दोनों ही रबी के उदाहरण है।
शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? तो गन्ना नहीं बोया जाता, ठीक है। वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों तक कृषि रहित रहती है, लेकिन तकनीक के द्वारा उसको सुधारा जा सकता है, तो क्या कहलाएगी? ये बोलते हैं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। मैंने आपको चैप्टर में कराया हुआ है। क्योंकि कृषि योग्य तो है, लेकिन वो व्यर्थ पड़ी है, पड़ती पड़ी है, क्योंकि उसमें कोई खेती नहीं कर रहा, लेकिन वो खेती करी जा सकती है, ठीक है। वह भूमि जिस पर फसलें उगाई जाती है और काटी जाती है वो निवल बोया क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तरबूज, खीरा, सब्जियां जैसी ये जो हैं, ये किसके उदाहरण है? तो ये जायद की फसल जो होती है इसके उदाहरण होते हैं। निम्न में से कौन से देशों में गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता की किस्म विकसित की गई है? तो मैक्सिको और फिलीपींस में। निम्नलिखित में से क्या भारतीय कृषि की एक समस्या है? तो देखिए, भारत में मानसून की समस्या है, बिल्कुल है। निम्न उत्पादकता की समस्या बिल्कुल है। भूमि सुधार की समस्या ये भी है, तो अपना उपरोक्त सभी हो जाएगा। कौन सा हरित क्रांति की विशेषता है? तो इसमें भी आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि उत्पादन में वृद्धि हुई थी, सिंचाई के साधन का विकास हुआ था, उर्वरक कीटनाशक का प्रयोग हुआ था, ठीक है। भारत में चाय की खेती कहाँ पे की जाती है? तो असम में की जाती है। निम्न में से किस राज्य में जल संग्रहण की संरचना आवश्यक है? तो तमिलनाडु जो है उसमें आपको कंपलसरी है कि वहां घर बनाओगे तो आपको ये वर्षा जल संग्रहण के लिए बनाना ही पड़ेगा। पृथ्वी का लगभग डैश धरातल पानी से घिरा हुआ है, तो 71%। निम्न में से कौन सा राज्य अपने भौम जल का उपयोग क्षमता से कम करता है? छत्तीसगढ़। देखो, इसके पास पानी तो बहुत है, लेकिन ये काफी कम यूज करता है। निम्न में से किस राज्य में लैगून और झीलों का प्रयोग धरातलीय जल संसाधन के रूप में होता है? तो आपका उड़ीसा और आपका जो ये केरल है, दोनों ही हो जाएगा। निम्न में से भारत के किस राज्य में नीरू मीरू कार्यक्रम चलाया गया था? आंध्र प्रदेश। आता है पेपर में ये क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य में अरवारी पानी संसद कार्यक्रम चलाया गया? तो ये राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है कि निम्न में से कौन सा जल संपर्क कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है? तो आप देखो, हरियाली जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जाने वाला कार्यक्रम है। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सारे सत्य हैं, क्योंकि देखो इसमें पेयजल सभी प्राणियों को उपलब्ध करवाना प्राथमिकता है, कि सभी को पीने का पानी मिल सके। जल के जो अलग अलग प्रयोग हैं उसकी कार्यक्षमता में सुधार आए। और भौम जल का शोषण, जो भौम जल को बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, ग्राउंड वाटर का लेवल कम होता जा रहा है, उसको बचाया जा सके। जल संभर प्रबंधन है क्या है? इसमें धरातलीय जल का संसाधन का दक्ष प्रबंधन है, भौम जल का दक्ष प्रबंधन है। तो आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से अहमदाबाद में सबसे प्रदूषित नदी कौन सी थी? साबरमती। नेक्स्ट है कि खनिज का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, ये एक प्राकृतिक संसाधन भी होते हैं और रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों के साथ हमको मिलते हैं, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। निम्न में से कौन से लौह अयस्क का कौन सा मुख्य प्रकार भारत में पाया जाता है? तो भारत में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट पाया जाता है, ठीक है। निम्न में से गेल की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो इसका उद्देश्य ये था कि प्राकृतिक गैस का परिवहन हो सके और खनिजों की प्राप्ति हो सके, ठीक है। तो दोनों आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा खनिज भूरा हीरा कहलाता है? तो लिग्नाइट कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो कोयला हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो तारापुर में किया गया था, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन मैंगनीज के संदर्भ में है? तो आपका यहाँ पे दोनों सही है, क्योंकि जब लोहा होता है, लोहा अयस्क, उसको गलाने के लिए इसका यूज किया जाता है, और लौह मिश्र धातु के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। गेल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 84 में। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है, ठीक है। निम्न में से कौन सा खनिज एक अलोह खनिज का उदाहरण है? तो तांबा जो है अलोह खनिज का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा खनिज एक अधात्विक खनिज है? तो माइका जो है वो अधात्विक खनिज है, ठीक है। आभूषण को मजबूती देने के लिए क्या यूज किया जाता है? तांबा यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस खनिज को पतली चादरों में विघटित किया जा सकता है? अभ्रक। इसको पीट पीट के पतली चादर बनाया जा सकता है इसका। निम्न में से किस खनिज का उपयोग बिजली की मोटर में होता है? तांबे का होता है, ठीक है, आप जानते हैं। लास्ट चैप्टर देख लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो इसका सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका मेन जो कारक था वो था कृषि विकास। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम पांचवी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ था? तो इसमें आपका जो पर्वतीय विकास कार्यक्रम था ये शुरू हुआ था, ठीक है। पिछड़े क्षेत्रों पर राष्ट्रीय समिति ने किन पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े में शामिल करने की सिफारिश की थी? तो ए और बी दोनों। देखो, जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से ज्यादा हो ये भी ले लिए थे, और जहाँ पे जो जनजातीय उप योजना लागू नहीं हो रही थी उसको भी ले लिया था, यानी ए बी दोनों हो जाएगा। निम्न में से किस कार्य का संबंध पहाड़ी क्षेत्र के विकास कार्यक्रम से नहीं है? तो आपका वनीकरण और चारागाह विकास हो जाएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के भरमौर जनजाति क्षेत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो इसमें ए और बी दोनों है, क्योंकि यहाँ पे एक जलवायु जो है वो बहुत कठोर है और आधारभूत संसाधन जो है वो काफी कम है, तो ए और बी दोनों ही यहाँ पे सही है।
खंडीय नियोजन का संबंध जो है वो किससे है? अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों के लिए कार्यक्रम बनाना और उनको लागू करना। अलग अलग सेक्टरों के लिए प्लानिंग बनाई जाती है, इसको खंडीय नियोजन कहा जाता है। ठीक है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? तो यहाँ पे रावी नदी बहती है, सी ऑप्शन हो जाएगा। सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संसाधन जो हमारे पास है उसका सोच समझ के इस्तेमाल करना, ताकि भावी पीढ़ी के लिए वो बचे रहें। ठीक है। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्र का बचाव किस प्रकार से किया जाता है? तो सिंचाई के प्रसार के द्वारा। ठीक है, ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर का मान का चरण वन में से संबंधित नहीं है? तो देखिए, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, बीकानेर है, लेकिन नागौर नहीं है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। जनजातीय समन्वित विकास उपयोजना जो है उसको लागू होने से भरमौर के निम्न में से क्या लाभ हुए थे उसके? तो सारे लाभ हो गए थे। साक्षरता बढ़ गई थी, बाल विवाह में कमी आई थी, लिंग अनुपात में सुधार आया था। तो अप्रोक्स सभी हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे आपकी जो बुक 1 है और जो बुक 2 है दोनों ही कराती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।